एक खिलाड़ी और एक फौजी और एक किसान, वो पैसा एक उसके लिए मीन से सेकेंडरी रहता है। वो ये देखता है कि देश को गौरवान्वित कैसे महसूस करे। हमें विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना है तो गांव के क्षेत्र को और शहर के क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको बराबर करना होगा। आज का ही वो दिन है जिसके लिए इतने साल इतना दर्द सहा, इतना स्ट्रगल किया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। तो हमें लगा कि नहीं, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम हमारे गांव को कैसे आत्मनिर्भर करें, इस पर काम करना शुरू किया और एक प्रतिज्ञा ली गांव के बीच में। इसलिए आपको सपना पूरा करने के लिए सपने के पीछे भागना होगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। हमारे लिए है कि गांव की शिक्षा है तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा, या मंडी में भी आईआईटी है, जम्मू में भी आईआईटी है, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। सुमित, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है पालीवाल जी, अडाना जी, कि गांव की बात हम कर रहे हैं और आज़ादी के 75 साल ऑलरेडी 2022 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले 25 साल निर्णायक हैं। और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश एक स्पोर्टिंग नेशन बने। मुझे याद है चाइना कैसे कुछ मेडल्स नहीं लाता था, अब चाइना टॉप 3 टैली में आता है। और इस बार हमारा पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में दोनों में जो परफॉर्मेंस रहा है ऐतिहासिक रहा है। तो सुमित, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने, जैसे अभी सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग रही, आपकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर किस तरीके से आपको सहयोग मिला, और अगर आज जो गांव में बैठा युवा है वो मान लीजिए कोई अपने स्पोर्ट्स को पकड़ेगा तो उसको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि अब क्या फैसिलिटीज इनफ हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कोई व्यक्ति जो ओलंपिक में मेडल जीतना चाहता है, पैरालंपिक में मेडल जीतना चाहता है, वो इसमें मेंटली किस तरीके से तैयार होना चाहिए उसको। थैंक यू सर, मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं सर सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और सोनीपत में हर घर में रेसलर्स हैं, लाइक हर घर में रेसलिंग करते हैं। तो मैंने भी शुरुआत रेसलिंग से की थी। योगेश्वर दत्त भाई को, सुशील कुमार भाई साहब को, सबको आइडियल मान के। और मेरे को अभी तक याद है ये 2014 में आई थिंक हमारे गांव में चीफ गेस्ट बन के आए थे दंगल में, तब से मैं बहुत बड़ा फ़ैन था इनका। और उसके बाद 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद 2 साल तो मेरे को अपना आर्टिफिशियल लिम्ब सेट करने में लग गए। और 2017 से मैंने जेवलिन स्टार्ट किया था। तो जो मेरे कोच हैं नवल सिंह और वीरेंद्र धनखड़, तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि जितना हर गेम आजकल टेक्निकल है, तो जितना आप टेक्निक पे वर्क करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। टेक्निक आपको इंजरी फ्री रखती है, अगर जो आपके पास बेटर टेक्निक है। पावर तो चाहिए लेकिन टेक्निक सबसे ज़्यादा मेन है किसी भी गेम में। तो जो युवा या कोई छोटा भाई मेरा आज गेम करने की सोच रहा है और ओलंपिक या पैरालंपिक्स में मेडल लाने की सोच रहा है, तो मैं उनको यही वो करूँगा कि एक पहले तो अच्छे कोच को चुने जिसको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, और जितना उसके टेक्निक पे जितना फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट का सर मैंने ये बात फील किया है, डे बाय डे काफ़ी सपोर्ट बढ़ रहा है। अपने पीएम साहब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से वो जाने से पहले, बड़े इवेंट्स में आने से पहले हम लोगों को मिलते हैं पर्सनली और सम्मानित करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है हमें। और ये मेरा पहला पैरालंपिक्स था और जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं, मेडल को ध्यान में नहीं, बस अपने वर्क पे फोकस करो। तो मैं यही सोच लेके उतरा था उस दिन कि आज का ही वो दिन है जिसके लिए इतने साल इतना दर्द सहा, इतना स्ट्रगल किया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है कि। और जब मेडल आने के बाद उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की, मेरे को पर्सनली इनवाइट किया मिलने, तो वो चीज़ें शायद किसी यूथ को भी इंस्पायर करेंगे कि मैं भी देश के लिए मेडल लाऊंगा और वो मैं भी प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा। सुमित, आपने पूरी देश की जनरेशन को इंस्पायर किया है और ये बहुत बड़ी बात बोली इनने। और योगेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पर अडाना जी एक काफ़ी बड़ी बात सुमित ने बोली कि एक खिलाड़ी और एक फौजी और एक किसान, वो पैसा एक उसके लिए मीन से सेकेंडरी रहता है। वो ये देखता है कि देश को गौरवान्वित कैसे महसूस करे और उसको सिर्फ देश से इज्जत चाहिए रहती है, देश के लोगों से सपोर्ट चाहिए रहता है। तो अडाना जी, एक बात में मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि
मेरा ये मानना है कि गांव में ही देश का असली टैलेंट है, क्योंकि मैं भी जब खुद अपने जर्नलिज्म के अंदर ट्रैवल करता हूँ, 400 लोकसभा घुमाऊँ नहीं करनी गांव घुमाऊँ, तो मैंने देखा है जो हमारे गांव में टैलेंट है, जो प्योरिटी है, वो शहरों में नहीं है। तो गांव के उस टैलेंट में क्या हम वहीं पे टॉप कोचेस को प्रोवाइड कर सकते हैं? क्यों वो गांव का बच्चा शहर में आए, अलग जगह रहे? क्या गांव के अंदर हम लोग फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन एथलीट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई। मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं भाई 4D फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया है और परिवार सहित यहाँ मुझे बुलाया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। बिना जो देश बसता है ना, वो मेरा ये सोचना वो गांव में बसता है। यदि हमें विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना है तो गांव के क्षेत्र को और शहर के क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको बराबर करना होगा और एक समान दृष्टि से देखना होगा। शहर के लोगों के पास एक भागदौड़ है, जीवन की रफ्तार को, चांद को छूने की इच्छा है, लेकिन गांव के लोगों की भी इच्छा है कि अपनों के साथ रह कर उस चांद को भी छू लें। जब हिंदुस्तान का नौजवान देश में एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो बहुत सी असुविधाओं का अभाव रहता है। खेल के मैदान नहीं होते और सरकार का और मीडिया का पूरा ध्यान वहाँ तक नहीं पहुँचता है उस युवा तक जो गांव में निवास करता है। लेकिन अब जो सरकारें आ रही है, जो प्राइवेट संस्थाएं जो आ रही है, फाउंडेशन जो आ रहे हैं, उनकी जो विशेष योजनाएं हैं, जैसे खेलो इंडिया है, बहुत अच्छा स्किल है। हरियाणा की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो भी बहुत अच्छी है कि खेलों में गाँव में जाके स्टेडियम बना रहे हैं। ये जो पहल है, उस पहल की बदौलत आज हमने पहली बार हिंदुस्तान में वो कराया, पैरालंपिक और ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराए। किसी को कुछ बनना है ना स्टार्टिंग में, तो उसको पहले ये नहीं देखना कि मेरे को क्या सुविधा मिलेगी, पहले खुद पहला कदम अपने दम पे रखना पड़ेगा। जब हमने कुश्ती स्टार्ट की, सर्दियों में परेशानी होती थी, बारिश में परेशानी होती थी, गर्मियों में परेशानी होती थी क्योंकि पूरा खुला था। बारिश में हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, सर्दियों में नहीं कर पाते थे। अगर उस टाइम पे हम देखते कि हमें एक हॉल चाहिए, हमें एक अच्छा कोच चाहिए, हमें जिम चाहिए, तो आज हम यहाँ पे ना बैठे होते। इसलिए शुरुआत आपको करनी होगी, आप अपने लिए सुविधाएं खुद बनानी होंगी। आपकी जो परेशानियां हैं उनको अपनी ताकत बनानी होगी, कोई भी हुआ। अब मैं सुमित से ही पूछ रहा था कि 2015 में इन्होंने अपना पैर गंवाया, 16 में, 17 में इन्होंने जैवलिन स्टार्ट की कि किस तरीके से ट्रेनिंग की इसमें, क्योंकि जो पैर लगा है वो फिट बैठता नहीं। ये बोले कि इसमें जख्म होते रहते हैं प्रैक्टिस के दौरान, हर 10 दिन 15 दिन में जख्म होते हैं। वो जख्म से तो ये खुद लड़ेगा, और वो खुद लड़ा तो इसने पैरालंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। और जहाँ तक सुविधा की बात है तो एक मुकाम तक तो आपको खुद पहुँचना होगा, उसके बाद आपको सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई स्टेडियम जरूर मिलेगा, उस वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पर आप एक लेवल पे जाने के बाद आपको हर सुविधा मिलेगी। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, पर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप हर चीज़ में, चाहे बात खेल की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश रहती है। और जो अभी मेडल आए ओलंपिक में, हमारे 7 मेडल आए हैं आज तक, 2000, क्योंकि 2012 में 6 मेडल आए थे हमारे, इस बार 7 मेडल आए हैं। और सबसे बड़ी क्रांति जो आई है नीरज चोपड़ा के गोल्ड ने एथलेटिक्स जैसे खेल में, जहाँ पे आज तक 121 साल के इतिहास में ब्रॉन्ज में एक मेडल भी नहीं था, और वो गोल्ड के साथ शुरुआत की है। अब एक सोच बदली है। जब हम बताते हैं, जब मैं सुशील ओलंपिक में जाते थे, हम बोलते थे कि ओलंपिक मेडल जीतना है, तो लोग मजाक समझते थे। पहलवान भी कि ये क्या बकवास बात कर रहे हैं ओलंपिक की, क्योंकि पहले ओलंपियन कहलाना बहुत बड़ी बात थी। हमारा मेडल आने के बाद एक खिलाड़ियों में सोच बदली कि हमें ओलंपिक मेडल चाहिए, ना कि ओलंपियन कहलाना। आज जो भी बच्चा जाता है तो मेडल के लिए जाता है, ओलंपिक मेडल जीतने के लिए जाता है और उसी के लिए मेहनत करता है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, पर उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि कहीं कोई परेशानी किसी को आती है तो उसे लड़ना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। बात किसी, चाहे खेल की हो, चाहे शिक्षा की भी हो, और वो है। और सिंगराज जी ने बताई कि भाई हिंदुस्तान गाँव में बसता है, और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान गांव शहर की बजाय हमें अपने दिल में बसाना, तब देश मजबूत, तब देश आगे बढ़ेगा। रात को अगर 11-12 बजे नींद नहीं आई तो हम उठ के या तो रनिंग करते थे, रस्सा चढ़ते थे। हमने अपना टाइम खराब नहीं किया, या तो सोना है, या कुछ ना कुछ मेहनत करनी है, या कुश्ती देखनी है।
इसलिए आपको सपना पूरा करने के लिए सपने के पीछे भागना होगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। वो चाहे बात डाइट और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन। खिलाड़ी का अनुशासन क्या होता है कि अपनी मेहनत जितनी उसने सोचा कि उतनी मेहनत करे, वो 24 घंटे में किसी टाइम करे। हम कहीं किसी वैसे तो बहुत कम प्रोग्राम में जाते थे, पर किसी प्रोग्राम में जाते थे, हम अगर रात को 8 बजे आए तो 8 बजे के बाद हम अपना टाइम पूरा मेहनत में देते थे कि ये आज की मेहनत की है। अगर किसी दिन हमने मेहनत नहीं की तो संडे को रेस्ट होता हमारा, हमने वो उस दिन वो संडे को पूरा किया, संडे को प्रैक्टिस की, क्योंकि हमारा मकसद एक ही था कि देश के लिए मेडल जीतना। और वो मेडल सोच से आता है, वो सोच बड़ी होनी चाहिए इंसान की। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर ऐसे मंच पर लाकर एक दूसरों के विचारों का, एक दूसरे के कामों का आदान प्रदान करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं राजस्थान के गांव से आता हूँ, पिपलांत्री। आपने कई न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में पढ़ा हो कि एक ऐसा गांव है जहाँ पर बेटियों के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती है और उसके नाम पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। तो मेरी बेटी की डेथ हुई, उसकी स्मृति में मुझे लगा कि मुझे पेड़ लगाना चाहिए, इसकी स्मृति में इसको मुझे ये अमर करना चाहिए। तो उस समय पूरे गांव के लोग थे, मैं गांव का सरपंच था, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बेटी से काम नहीं चलेगा, पूरे गांव में जितने भी बच्चियों का जन्म होता है सबके नाम पर पेड़ लगाएंगे। जब पेड़ लगाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए तो ये लगा कि बच्चियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके माता पिता। बच्ची पैदा नहीं होने देने का कारण क्या है? ये लड़के लड़कियों का अनुपात क्यों गड़बड़ा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? उसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो उसकी तह तक गए, पता लगा कि आर्थिक स्थिति की वजह से भी ये हो रहा है। तो हमने कुछ पैसा इकट्ठा करके बच्चियों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करना शुरू किया, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया। तो आप देखिए, एक अच्छी सोच व्यक्ति को और गांव को कहां से कहां ले जाती है। तो हमें लगा कि नहीं, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम हमारे गांव को कैसे आत्मनिर्भर करें, इस पर काम करना शुरू किया। और एक प्रतिज्ञा ली गांव के बीच में कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार का जो भी पैसा या जन सहभागिता में जो भी पैसा गांव के लिए आता है वो गांव में ही खर्च करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर युवाओं को रोजगार देना है तो फिर किसान को मजबूत करना पड़ेगा, और किसान को मजबूत करने का काम गांव का मुखिया, गांव का सरपंच सरकार की योजनाओं के माध्यम से कर सकता है। ये हमने करके दिखाया है। गांव में कुआं सरकार खोद रही है, कुआं किसान खोद रहा है, पर उसमें पानी डालने का काम जल संरक्षण के माध्यम से सरकार की विभिन्न वाटर सेट, मनरेगा या अन्य योजनाओं के माध्यम से गांव के सरपंच की जिम्मेदारी बनती है। और ये काम आज राजस्थान में नहीं, पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग नाम देकर, महाराष्ट्र में जल युक्त शिवार नाम देकर योजना चली थी, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चला था, अभी अटल भूजल योजना चल रही है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकारों ने चलाकर पंचायतों को एजेंसी बनाकर काम किया है। और उसके बाद किसान, अगर किसान के कुएं में पानी गया तो किसान सब्जियां बोएगा, किसान हरा घास बोएगा, गौ माता का पालन होगा, परिवार के बुजुर्ग की सेवा हो जाएगी। आने गांव में अगर कोई मेहमान आता तो उसका सम्मान रह जाएगा, साधु को दान मिल जाएगा, पक्षियों को दाना मिल जाएगा। हम हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर को किस तरीके से मनूवर कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पर भी एथलीट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और जब एथलीट का करियर खत्म हो जाता है या करियर ओवर हो जाता है, जब एथलीट रिटायर हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में करियर जो होता है वो इट्स नॉट लाइक दूसरे जॉब में 30-40 साल का होता है, इट्स अ शॉर्टर स्पैन। सो व्हाट आफ्टर दैट इज द मेन क्वेश्चन। हाउ कैन कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट्स कम इनटू द पिक्चर? तो प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट कुछ सालों में, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, युवा लड़के लड़कियां, उनको मेंटोरशिप करी है, स्टार्टअप्स जो करना चाहते हैं या फिर अपना करियर बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के मायने काफ़ी ब्रॉड है, मतलब वो काफ़ी बड़े हैं। हम, क्योंकि हमारे लिए ये है कि गांव की शिक्षा है तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा, या मंडी में भी आईआईटी है, जम्मू में भी आईआईटी है, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है।
पर शिक्षा के मायने जब ब्रॉड होंगे तो वो कवर करेंगे स्पोर्ट्स को, वो कवर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर को, तो तब गांव तक हम वो चीज़ पहुंचा पाएंगे। पहली चीज़ तो वो जब सरकारें उस सपोर्ट को, जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वो आज शायद 25, 30, 50 हैं जो कि जयपुर, जोधपुर जैसी जगहों में पहुंच गए हैं, बट उससे नीचे भी, क्योंकि जब मतलब खुशी इस चीज़ की होती है कि जब राजस्थान में जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट के पास के एक छोटे से गाँव बिदासर से कोई लड़की आपको ढूंढ के, एक युवा लड़की आपको ढूंढ के पहुंचती है लिंक्डइन पे कहीं से और बोलती है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और आप मुझे गाइड कीजिए, तो वो जो लड़कियों के प्रति वो एक माइंडसेट चेंज है। तो ये जो शिक्षा की बात हम करते हैं, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के ये मानसिक है। और जब आप मानसिक बदलाव की बात करते हैं तो सिर्फ युवाओं के मानसिक बदलाव की बात नहीं है, ये मानसिक बदलाव टीचर्स में भी आना, गांव के टीचर्स में, शिक्षकों में आना ज़रूरी है, गांव के पेरेंट्स जो हैं उनमें आना ज़रूरी है। जैसे सुमित जी ने कहा कि इनके मतलब घर घर में रेसलर्स हो रहे हैं, बट जब वो हर गांव में हो पाएगा तब वो एक सक्सेस होगी। तो वो बदलाव पेरेंटल लेवल पे आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके गांव में हो रहा है तो डेफिनेटली इनके माता पिता और उनके माता पिता उनको सपोर्ट करते आए हैं, बट ऐसा हर जगह नहीं है। ऐसा हर जगह नहीं है कि एक युवा लड़की को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज करें उसके माँ बाप, ऐसा गांव में नहीं है। तो वो होने के लिए जो कॉरपोरेट इन्वॉल्वमेंट आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सरकार को वहाँ तक ट्रिकल डाउन करके वो इकोसिस्टम पहुँचाना पड़ेगा। जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक बहुत ही बेहतरीन एक स्टेप है जो स्टार्ट हुआ है, तो जब वो पहुंचेगा तो कॉरपोरेट उनके सहारे, उनके कंधे पे चल के गाँव में घुस पाएंगे, क्योंकि एक कॉरपोरेट के लिए डायरेक्ट किसी गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो शायद वो सही रिसोर्सेज भी नहीं है, और फाइनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एक कॉरपोरेट देखता है, तो वो एक गवर्नमेंट की इकोसिस्टम के थ्रू ही वहाँ पे पहुँच पाएगा। तो ये जो पूरी 2-3 चीज़ें, एक शिक्षा हो गई, मानसिक बदलाव हो गया, जो पेरेंटल चेंज है, माइंडसेट चेंज है कि माँ बाप के भी माइंडसेट में उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा स्पोर्टिंग एक बहुत बेहतरीन करियर है, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बेहतरीन करियर है। तो वो जब पूरा माइंडसेट चेंज होगा तो मुझे लगता है वहाँ पे कॉरपोरेट का इन्वॉल्वमेंट तब आना स्टार्ट हो सकता है, और कॉरपोरेट इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट का एक और बहुत बड़ा रोल है जो मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ फंडिंग नहीं है पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आज ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कॉरपोरेट्स में है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तक सीमित हैं, पर या फिर IITs, NITs तक सीमित हैं। पर जब हम गाँव में वो इकोसिस्टम पहुंचा पाएंगे तो हम कॉरपोरेट्स को वहाँ का टैलेंट दिखा के वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ा पाएंगे। तो वो एज अ जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज़, एज अ फंडिंग करियर अपॉर्चुनिटी, वो हम कॉरपोरेट को तभी इन्वॉल्व कर पाएंगे जब वो पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा साथ में।